गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का हाईली टेक्निकल एंड इक्वली इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हां, ये टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। इससे पहले वाले चैप्टर को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन ये हमारा जो चैप्टर रहेगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसका अगला चैप्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तीन चैप्टर, तीनों चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स। टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। इस प्रेजेंट वीडियो के अंदर मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं, नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, डोमेस्टिक बाउंड्री क्या है, फैक्टर इनकम क्या है और कन्वर्जन प्रोसेस में यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। नेशनल इनकम देखने में तो ये हमें लगता है कि बड़ा आसान सा मीनिंग, हमारी कंट्री की इनकम। हमारी कंट्री की इनकम है नेशनल इनकम। ये लेमन लैंग्वेज का एक लेमन लैंग्वेज में हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही लेते हैं, लेकिन नहीं। नेशनल इनकम एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो उसके माइंड में जिस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। आप मेरे पीछे डेफिनेशन देख रहे होंगे, ये डेफिनेशन को भी पढ़ के बताऊंगा। आप इस डेफिनेशन के अंदर क्या बोला जा रहा है वो देखिए। नेशनल इनकम वो इनकम है, तीन चीजें आ रही हैं इसके अंदर। नेशनल इनकम वो इनकम है जो काम करके कमाई हो। नेशनल इनकम वो इनकम है जो हमारे लोगों ने कमाई हो, रेजिडेंट्स हो, हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स हो। नेशनल इनकम वो इनकम है जो या तो हमारी कंट्री के अंदर कमाई गई या हमारी कंट्री के बाहर कमाई गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंट्री की नेशनल इनकम के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। काम करके कमाई गई हो, हमारे लोगों द्वारा कमाई गई हो, चाहे हमारी कंट्री के अंदर कमाई गई हो या हमारी कंट्री के बाहर कमाई गई हो। एग्जैक्टली वो जो मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट्स बताए इस डेफिनेशन के अंदर नजर आ रहे हैं। इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम, काम करके कमाई गई है, जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स ओनली, हमारे लोग ही, विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री और आउटसाइड डोमेस्टिक बाउंड्री, चाहे हमारी कंट्री के अंदर चाहे हमारी कंट्री के बाहर। जैसे तीन कॉन्सेप्ट बोले, एग्जैक्ट ऐसे तीन कॉन्सेप्ट यहां पे आपको नजर आ रहे हैं। और ये तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर अब हम डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये फैक्टर इनकम क्या है, ये रेजिडेंट्स कौन है, ये डोमेस्टिक बाउंड्री क्या है। इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे थोड़ी सी आपकी अटेंशन की जरूरत है, तो आप थोड़ा सा अटेंशन मुझे देंगे यहां पे। फैक्टर इनकम, जिसे फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं, ये वो इनकम है जो काम करके कमाई जाती है। ये वो इनकम है जो हमने अर्न करी बाय मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। आपने घर में अपनी मदर का हाथ बटाया साफ सफाई में, सो आपने काम किया, नो डाउट आपने लेबर किया, बट इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ये अनप्रोडक्टिव है। आप कहीं बाहर जाके काम करते हैं जिसके बदले में आपको सैलरी मिलती है, पेमेंट मिलती है, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। घर में जो काम किया आपने, उसके बदले में आपके घर वालों ने आपको पैसा नहीं दिया। हो सकता है पैसा दिया भी, लेकिन वो पॉकेट मनी है जो काम के लिए नहीं मिलती, वो तो वैसे ही आउट ऑफ लव अफेक्शन आपके पेरेंट्स आपको देते हैं। फैक्टर इनकम, ध्यान से सुनिए, फैक्टर इनकम वो इनकम है जो काम करके कमाई गई है। ये वो इनकम है जो हमने अर्न करी बाय मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर वेजेस, सैलरी, रेंट। सो रेंट, आप सोचें कि रेंट कैसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। रेंट में तो मैंने अपना घर दिया हुआ है, तो मैंने तो कुछ काम नहीं किया। जी, आपने घर दिया है, आपने अपने टेनेंट को सर्विस प्रोवाइड करी है। घर दे रहे हैं, आप उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस का रिवॉर्ड होता है रेंट। सो वेजेस, सैलरी, रेंट इसके अंदर आएगा। फैक्टर पेमेंट से ही रिलेटेड हमारे पास एक टर्म है, आप देख रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट।
यह भी जान लेना जरूरी है। ट्रांसफर पेमेंट वो इनकम है जो पर्सन के पास आती है विदाउट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। कुछ काम नहीं किया मैंने, बट ये पैसा मुझे मिल गया। सरकार ने ओल्ड एज पेंशन दे दी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया, लॉटरी से पैसा अर्न किया, फादर ने पॉकेट मनी दी, ये सारे के सारे ट्रांसफर पेमेंट होते हैं, याद रखिएगा। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए हमने इस इनकम को इंक्लूड करना है, लिखा है यहां पे, इस इनकम को इंक्लूड करना है, ये इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट फैक्टर पेमेंट से ही रिलेटेड था हमारा ट्रांसफर पेमेंट। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस जान लेना भी जरूरी है। हालांकि मीनिंग से डिफरेंस हमें क्लियर होता है, बट स्टिल 3 मार्क्स में अगर हमारे पास ये डिफरेंस है तो हम देखते हैं कि 3 मार्क्स के लिए ये डिफरेंस हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये डिफरेंस आपके सामने मैंने ओपन किया। फैक्टर पेमेंट या इनकम मीनिंग अगर देखें, वो इनकम जो मैंने कमाई है, कैसे कमाई? बाय मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जबकि ट्रांसफर पेमेंट या इनकम वो इनकम है जो मैंने हासिल की विदाउट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते, मैंने बताया। फिर एक पॉइंट जो अभी तक नहीं डिस्कस हुआ, नेचर। फैक्टर पेमेंट को बायलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं। बायलेटरल का मतलब होता है दो तरफा। एक तरफ मैं कुछ काम करता हूं, उसके बदले में मेरे को ये पेमेंट मिलती है। वन साइड मैंने कंट्रीब्यूशन किया, सेकंड साइड में मेरे को रिवॉर्ड रिसीव हो गया। जबकि ट्रांसफर पेमेंट जो है यूनिलेटरल ट्रांसफर कहलाता है, वन साइडेड ट्रांसफर कहलाता है। कारण मैंने कुछ नहीं किया, स्टिल मुझे रिटर्न आया। फादर ने आपको पॉकेट मनी दी, आपने कुछ नहीं किया, फादर ने वैसे ही आपको पॉकेट मनी दे दी है। सो ये फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट के बीच का हमारा डिफरेंस रहता है, जो कि हम देन फैक्टर इनकम के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट। डेफिनेशन में 3 कॉन्सेप्ट्स थे। नॉर्मल रेजिडेंट के लिए 2 चीजों का जानना जरूरी है। नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए हमें किसी भी कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज्यादा रहना पड़ेगा, और हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता हो, तभी हम उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? वहीं पे कमाएंगे, वहीं पे स्पेंड करेंगे, वहीं पे सेव करेंगे, वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहीं परफॉर्म करेंगे। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मल रेजिडेंट एंड सिटीजन ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक टाइम पे एक पर्सन 2 कंट्री का सिटीजन हो सकता है, बट एक टाइम पे वो एक ही कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। एक पर्सन पैदा हुआ इंडिया में, उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया में पला बड़ा, पढ़ा लिखा, एजुकेशन कंप्लीट करके कनाडा चला गया। अब कनाडा में 5 साल हो गए उसे रहते हुए, कनाडा का उसे ग्रीन कार्ड मिल गया है, कनाडा का वो सिटीजन बन गया है, वहीं नौकरी करता है, सब कुछ वहीं करता है। अब ये पर्सन इंडिया का सिटीजन है, वो कनाडा का भी सिटीजन है, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट वो कनाडा का ही होगा, इंडिया का नहीं, क्योंकि कनाडा में 1 साल से ज्यादा हो गया उसे रहते हुए, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अब कनाडा में ही लाई कर रहा है। जान लेना जरूरी है कि कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो 1 साल से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं किसी कंट्री में, लेकिन फिर भी वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहते। कारण क्या है वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई नहीं करता। सो कौन से हैं वो पर्सन्स? स्पोर्ट्स पर्सन। हालांकि कोई भी टूर्नामेंट इतनी देर नहीं चलता, बट मान लीजिए चला है, या पर्सन कुछ सीखने गया है, पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए गया है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, ट्रीटमेंट उसका
ऑब्जेक्टिव है, 1 साल से ऊपर हो गया मेडिकल पर्पस के लिए, टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट, हालांकि अगेन मैं मान लेता हूं इतनी देर कौन जाता है, बट अगर गया है तो पर्पस घूमना फिरना है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। आर्मी पर्सनल, अब अमेरिका के बहुत सारे सोल्जर्स सीरिया में हैं कई साल से, वो सीरिया के रेजिडेंट नहीं हो गए, अमेरिका के ही रेजिडेंट हैं, क्योंकि सैलरी उनको अमेरिकन गवर्नमेंट देती है। स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए गए, स्टडी उनका ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। एम्बेसडर्स, हर कंट्री में हमारी एम्बेसी है। सो हमारी एम्बेसी जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एम्बेसी में अपना एक एम्बेसडर डिप्लॉय किया हुआ है। वो एम्बेसडर उस कंट्री में कई साल से रह रहा है, बट उसके बावजूद भी वो वहां का रेजिडेंट नहीं हो जाएगा, वो हमारा ही रेजिडेंट माना जाएगा। सो नॉर्मल रेजिडेंट के लिए 2 कंडीशंस को फुलफिल करना है, 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में रहना है, 1 साल या 1 साल से ज्यादा, और हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता हो। सो ये रहा हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट डेफिनेशन का। अब हम अपने थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करते हैं, जो कि है डोमेस्टिक बाउंड्री। डोमेस्टिक बाउंड्री आप देखिएगा, अगर किसी से ये आम इंसान से पूछा जाए कि डोमेस्टिक बाउंड्री क्या है, उसके माइंड में अपनी कंट्री का मैप डेवलप हो जाएगा, जो कि गलत नहीं है, सही है हमारी बाउंड्री वो। बट एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए जिसको नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़नी है, उसको डोमेस्टिक बाउंड्री की डेफिनेशन जान लेना जरूरी है। बाउंड्री ये हमारा लैंड तो है ही है, साथ ही साथ वाटर भी हमारी बाउंड्री का हिस्सा है। इंडिया का, अगर इंडिया की बात करूं तो मैप में जो लैंड दिख रही है वो तो हमारी है ही है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशन, ये भी हमारी बाउंड्री का हिस्सा है। देन एयर, कोई भी दूसरी कंट्री का प्लेन हमारी कंट्री में एंटर करता है तो वो लैंड में एंटर नहीं, सीधा लैंड बाय रोड नहीं आया, वो एरियल रूट पकड़ के आया है। तो एरियल रूट में जैसे ही आया यहां पे, तो हमें मान लेते हैं वो हमारी बाउंड्री में क्रॉस हुआ है। सो लैंड, वाटर, एयर, ये बाउंड्री का हिस्सा है। और शिप्स, एयरक्राफ्ट जो हमारी कंट्री से मूव होके बाहर चले जाते हैं, वो भी हमारी बाउंड्री का हिस्सा रहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एम्बेसी। जिस कंट्री की एम्बेसी है वो उसी कंट्री की बाउंड्री है। मान लीजिए इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है, सो जो हिस्सा है, जिस हिस्से पे ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है इंडिया में, वो ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी मानी जाएगी, वो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा माना जाएगा। नो डाउट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इंडिया ही है, बट इनकम कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक इसी तरह इंडिया की जो एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में होगी, वो एरिया इंडिया की बाउंड्री माना जाएगा। इंडिया की एम्बेसी जो जापान में है, इंडिया की बाउंड्री है। इंडिया की एम्बेसी जो यूएस में है, वो इंडिया की बाउंड्री है। जिस कंट्री की एम्बेसी, उसी कंट्री की बाउंड्री मान ली जाती है, बट सिर्फ इनकम कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो हमने दोस्तों जो है 3 कॉन्सेप्ट्स डेफिनेशन के कवर करे हैं। डेफिनेशन में मैंने बताया था कि ये वो इनकम है जो काम करके अर्न करी गई है, जो कि रेजिडेंट ने अर्न करी है, चाहे बाउंड्री के अंदर चाहे बाउंड्री के बाहर। इस डेफिनेशन में 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन करके बता दिए आपको। फैक्टर पेमेंट क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, डोमेस्टिक बाउंड्री की क्या डेफिनेशन है। अब अपने इस डिस्कशन को एक कदम और आगे लेके जाते हैं। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, ये 2 टर्म एक आम इंसान के लिए सेम ही है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में एक आम इंसान कोई फर्क नहीं मानता, लेकिन बहुत बहुत बड़ा फर्क आप देखने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए माइंड में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है। आप जैसा कि देख रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम
डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो कि इंडिया, ये मैंने लिखा है कि ये हमारी ही बाउंड्री है। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो हमारी बाउंड्री के अंदर जनरेट करी गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये हमारे रेजिडेंट ने जनरेट करी या नॉन रेजिडेंट ने जनरेट करी। जबकि नेशनल इनकम वो इनकम है जो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट ने जनरेट करी है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट ने, चाहे हमारी कंट्री के अंदर चाहे हम। ये जो हमने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं जो आम इंसान के लिए एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए ये दोनों डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम अलग अलग कॉन्सेप्ट साफ साफ तरीके से नजर आते हैं। अच्छा, इन कॉन्सेप्ट्स पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक ऑस्ट्रेलियन है, ये ऑस्ट्रेलियन काम कर रहा है इंडिया की एम्बेसी में ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या ये जो ऑस्ट्रेलियन की इनकम है जो उसने इंडिया की एम्बेसी से जनरेट करी है ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हुए, क्या उसकी इनकम को इंडिया की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा? इसका जवाब है जी हां। क्योंकि अगर इसको देखें, ऑस्ट्रेलियन नॉन रेजिडेंट है, काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में नो डाउट, बट वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है और इंडिया की एम्बेसी हमारी बाउंड्री का हिस्सा है। इस लिहाज से वो इनकम हमारी बाउंड्री के अंदर जनरेट हुई है, नॉन रेजिडेंट ने करी, सो ये डोमेस्टिक इनकम में आएगी। बट उस ऑस्ट्रेलियन की इनकम हमारी नेशनल इनकम में नहीं आएगी, क्योंकि नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इनकम सिर्फ रेजिडेंट की होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं। हम अपनी डिस्कशन को एक कदम और बढ़ाते हैं, हम मूव करते हैं कन्वर्जन प्रोसेस की तरफ। ये नेशनल इनकम का फाउंडेशन स्टोन होने वाला है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल। सही अगर मैं आपको बताऊं तो अगर इसको नहीं समझा तो नेशनल इनकम को हम नहीं समझने वाले, हम एक न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। सारे न्यूमेरिकल्स हमारे इसके ऊपर ही बेस्ड होने वाले हैं। इन तीन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। कन्वर्जन प्रोसेस यहां पे मैं 3 कराने वाला हूं। पहला कन्वर्जन प्रोसेस होगा, नेट को ग्रॉस में करना है, ग्रॉस को नेट में करना है। क्या है अभी बताता हूं। फिर मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, जिसका मैंने अभी अभी आपको लॉजिक भी बताया। आप देखिए, हमें नेट कॉन्सेप्ट दिया होगा और बोला जाएगा ग्रॉस में कन्वर्ट करके बताओ। ये नेट कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने अपने पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको एक्सप्लेन करके बताया था। अगर मैं एक कार परचेज करता हूं, वो 5 लाख रुपए की कार है, कार परचेज करी, कुछ देर उसे चलाया और उसकी वियर एंड टियर एंड मेंटेनेंस के ऊपर 50,000 रुपया मैंने खर्चा किया। 5 लाख की कार, 50,000 उसका मेंटेनेंस, जो डेप्रिसिएशन है ये उसका वियर एंड टियर मेंटेनेंस कहलाता है। 5 लाख प्लस 50,000 विच इज डेप्रिसिएशन, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस वैल्यू आती है, जो इस एग्जांपल में 5.5 लाख है। अच्छा, अगर आपको ग्रॉस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और बोला जा रहा है डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट करके बताओ, यही चेन इफेक्ट को आप रिवर्स कर देंगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा। मतलब 5.5 लाख में से 50,000 माइनस किया तो 5 लाख आ गया, विच इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट जो आपने जिसपे परचेज किया था। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना हो, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाएगी। ये 2 चीजें दी होंगी, ये निकालना होगा, तो फॉर्मूला तो बहुत इजी हमें पता लग गया, ऐड करके आता है। और अगर ये नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप सब्ट्रैक्ट करना है, नेट आ जाएगा। अगर तो आपको डेप्रिसिएशन दिया है तो फाइन, डेप्रिसिएशन के अलावा हमें कुछ इंपॉर्टेंट अदर टर्म्स भी पता होने चाहिए जो डेप्रिसिएशन की जगह हमें दिए हो सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल,
इज सिमिलर टू डेप्रिसिएशन। देन करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये डेप्रिसिएशन ही माना जाता है। देन वियर एंड टियर एक्सपेंस लिखा हो सकता है, ये भी डेप्रिसिएशन ही माना जाता है। देन डेप्रिसिएशन ये जो है इसको निकाला कैसे जा सकता है? डेप्रिसिएशन को निकालना है तो ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू का फॉर्मूला यूज कीजिए, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मेरे इसी एग्जांपल में ग्रॉस वैल्यू 5.5 लाख थी, नेट वैल्यू 5 लाख थी। सो ग्रॉस वैल्यू 5.5 लाख माइनस 5 लाख 50,000 डेप्रिसिएशन, जो कि मैंने बोला था मेंटेनेंस के ऊपर खर्च किया। सेकेंड तरीका डेप्रिसिएशन निकालने का जो अक्सर यूज करना पड़ सकता है हमें, वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट डिवाइडेड बाय लाइफ स्पेन ऑफ द कैपिटल एसेट। मान लेते हैं एक मशीनरी की कीमत 1 लाख रुपए है और वो 5 साल चलेगी। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 साल जो चली है 5, सो वैल्यू आएगी 20,000। दिस 20,000 इज एनुअल डेप्रिसिएशन। सो ये हमारा फर्स्ट कन्वर्जन प्रोसेस रहेगा कि हमने यहां पे सीखा कि ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे और नेट वैल्यू को ग्रॉस वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है। अब यहां पे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन है, व्हेन कैन ग्रॉस वैल्यू बी इक्वल टू नेट वैल्यू? ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू बराबर तभी होंगे, जैसा कि लिखा है, अगर डेप्रिसिएशन पे कुछ खर्चा ना करना पड़े। अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू 0 हो तो ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू बराबर ही होते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मैंने यहां पे शो किया। माना हमने नेट वैल्यू 100 यानी कि कैपिटल एसेट 100 का परचेज हुआ, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं हुआ। ग्रॉस वैल्यू जो कि फॉर्मूला हमने देखा नेट प्लस डेप्रिसिएशन होता है, नेट वैल्यू 100, डेप्रिसिएशन 0, 100 प्लस 0, उस केस में ग्रॉस वैल्यू भी 0 ही आती है। सो किन हालात में ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू के बराबर हो सकती है? अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू 0 हो जाए तो ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू के बराबर आ सकती है। हमारा सेकंड कन्वर्जन प्रोसेस, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में। ये फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट है कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया गया खर्चा, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट भी इंक्लूडिंग है। इट इज रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। मार्केट प्राइस जिस प्रोडक्ट पे जिस प्राइस पे प्रोडक्ट बिकने वाला है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लिया जाए, प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन यही मार्केट प्राइस नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट भी अपना टैक्स लगा देती है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग प्रॉफिट प्लस गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया, NIT स्टैंड्स फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया उस पे प्रोडक्ट बिकता है। NIT इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट ने जो टैक्स इंपोज किया। और अगर हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है और बोला जा रहा है फैक्टर कॉस्ट पे आप अराइव करें, फैक्टर कॉस्ट निकालें, सो मार्केट प्राइस में से यही नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया जाए। याद रखना है, पहला कन्वर्जन प्रोसेस, ये दूसरा चल रहा है, माइंड में बिठाना है, ये माइंड में। मार्केट प्राइस में से NIT माइनस होएगा, फैक्टर कॉस्ट आएगा, फैक्टर कॉस्ट में NIT प्लस होएगा तो मार्केट प्राइस आएगा। चलिए, अब NIT गिवन है तो ठीक है, हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये तो हमने कर दिया, बड़ा आसान सा लगता है। बट NIT सबसे पहले तो दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया तो निकालना पड़ सकता है। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के ऊपर लगाती है, और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगाती है और उसको कई तरह के बेनिफिट्स और कंसेशन भी देती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर के ऊपर 100 रुपए का टैक्स लगाया और उसे 20 रुपए का कंसेशन भी दिया, सब्सिडी कंसेशन है। 100 रुपए का टैक्स माइनस 20 का कंसेशन, तो 80 रुपीज NIT विल बी 80 रुपीज। इन दैट केस 80 रुपीज गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे, प्रोड्यूसर पे करेगा। सो इस तरीके से हम NIT निकाल सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को कंसेशन दिया ही नहीं, सब्सिडी 0 है,
सो ऐसे केस में इनडायरेक्ट टैक्स ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स माना जाएगा। याद रखिएगा, एनआईटी निकालने का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी। सब्सिडी अगर नहीं दिया तो जीरो वैल्यू है, इसका मतलब प्रोड्यूसर को कोई कंसेशन नहीं मिला। उस केस में जितना टैक्स लगा है वो सारा का सारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, राइट। सो इसी के ऊपर हम एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हेन कैन वैल्यू ऑफ फैक्टर कॉस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस बराबर कब हो सकते हैं? जब एनआईटी की वैल्यू जीरो हो, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लगाया, या जितना टैक्स लगाया उतना ही सब्सिडी दे दी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जीरो है। उस केस में फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के बराबर होगा। हम मानते हैं फैक्टर कॉस्ट 100 रुपया इंक्लूडिंग प्रॉफिट, गवर्नमेंट ने टैक्स कुछ नहीं लगाया, तो मार्केट प्राइस क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, 100 प्लस 0 100। इस केस में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस एक दूसरे के बराबर आते। क्लियर? दिस वॉज कन्वर्जन प्रोसेस नंबर 2। नाउ वी मूव टू मोस्ट क्रिटिकल कन्वर्जन प्रोसेस। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है। अब यहां पे मुझे आपकी थोड़ी सी ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। शुरू में हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको धुंधले से नजर आए, बट धीरे धीरे करके ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो प्लीज पे अटेंशन। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला कहता है, दो हमारे पास तरीके हैं, या तो एनएफआईए प्लस कर दो या एनएफवाईटीए माइनस कर दो। एनएफवाईए की फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है अभी बताता हूं। एनएफवाईटीए की फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फ्रॉम अब्रॉड है, ये टू अब्रॉड है। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो एनएफआईए प्लस कर दो या एनएफवाईटीए माइनस कर दो। करें क्या, ये तो डिपेंड करता है हमें टर्म क्या गिवन है। अगर एनएफआईए गिवन होगा तो प्लस करेंगे, एनएफवाईटीए गिवन होगा तो माइनस करेंगे, राइट। दूसरी तरफ नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो एनएफआईए माइनस किया जाएगा या फिर एनएफआईटीए प्लस किया जाएगा। कारण, कैसे, क्यों, अभी जवाब मिलने वाले हैं। एक एक करके न्यूमेरिकल एग्जांपल से पूरा प्रूफ करके बताऊंगा। तो अब ये टर्म समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? अच्छा, हमारी कंट्री में देखें कुछ फॉरेनर्स काम कर रहे हैं और हमारे लोग कुछ फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, कुछ फॉरेनर्स हमारी कंट्री में काम करते हैं और हमारे बंदे कुछ बाहर काम करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कहता है, ये देखें। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से हमारे बंदे जो कमा के लेके आए, माइनस बाहर के लोगों को हमने जो पे किया। हमारी कंट्री में जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं उनको कितनी सैलरी हमने पे करी। बाहर से क्या कमा के लाए, माइनस बाहर वालों को हमने क्या पे किया, ये एनएफवाईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफवाईटीए क्या कहता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है। पे टू अब्रॉड पहले कर दिया, वहां पे पे टू अब्रॉड बाद में था। एनएफआईटीए में होता है नेट फैक्टर इनकम पे टू अब्रॉड में फैक्टर इनकम पे टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। बाहर के लोगों को हमने कितना पे किया अपनी कंट्री में, माइनस हमारे लोग बाहर से कितना कमा के लेके आए। सो ये प्लस माइनस करके किस तरह से हम डोमेस्टिक से नेशनल में आएंगे, जरा एक बात हम देख लेते हैं। ये मैंने अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए स्लाइड बनाई। ऐसी 4-5 स्लाइड दिखाने वाला हूं जिसमें एक एक चीज प्रूव होने वाली है। मैंने माना, एज्यूम किया, फर्ज किया कि डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर 1000 रुपया इनकम जनरेट हुई है। सो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर अगर 1000 रुपया इनकम जनरेट होती है तो इसका मतलब ये डोमेस्टिक इनकम है। मैंने बताया था आपको, हमारी बाउंड्री के अंदर जो इनकम जनरेट होती है, चाहे रेजिडेंट करे चाहे नॉन रेजिडेंट करे, वो डोमेस्टिक इनकम होती है। सो बाउंड्री के अंदर 1000 रुपया इनकम जनरेट हुई जो कि डोमेस्टिक इनकम है।
इस 1000 रुपए इनकम का बाइफर्केशन एज्यूम कर लिया। 800 रुपया हमारे लोगों ने आर रेजिडेंट कमाया एंड आर नॉन रेजिडेंट 200 रुपया बाहर के लोगों ने कमाया, ये हम उनको दे देंगे। अच्छा, बाहर हम मुल्क में हमारी कंट्री से बाहर 5000 रुपए इनकम जनरेट हुई, ये भी मैंने फर्ज किया। 4500 रुपए फॉरेनर्स ने कमाया और हमारे बंदे 500 रुपया कमा के लेके आए। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताएं नेशनल इनकम क्या होगी। इस एग्जाम्पल में नेशनल इनकम होगी 1300। 1300 कैसे? याद करिए स्लाइड, जब मैंने बताया नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम वो इनकम है जो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट अर्न करता है, चाहे हमारी कंट्री के अंदर या हमारी कंट्री के बाहर। इस लॉजिक से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट अर्न करता है, चाहे हमारी कंट्री के अंदर चाहे हमारी कंट्री के बाहर। 800 प्लस 500 1300 हमारी नेशनल इनकम होगी। नेशनल इनकम 1300। नेशनल इनकम के बारे में बताया था, रेजिडेंट की इनकम, चाहे हमारी कंट्री के अंदर चाहे हमारी कंट्री के बाहर। हमारी कंट्री के अंदर 800 कमाए हैं, हमारी कंट्री के बाहर 500 कमाए। चलो समझ आता है, बट इस फॉर्मूले का क्या लॉजिक हुआ? अब इस फॉर्मूले का लॉजिक सुनिए, जो मैंने फॉर्मूले का लॉजिक बताया। ये देखो, मैंने आपको बोला डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए कर दीजिए तो नेशनल आता है। देखो नेशनल निकाल रहा हूं, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। डोमेस्टिक इनकम 1000, एनएफआईए का फॉर्मूला लिखाया था फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। रिसीव्ड कितना है? 500। पेड कितना है? 200। 500 माइनस 200 300, 1000 और 300 1300, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अच्छा, अब मन में सवाल आता है, मैंने इस फॉर्मूले से तो प्रूव करके बता दिया, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए करके नेशनल बना दिया। अब डोमेस्टिक माइनस एनएफआईटीए करके नेशनल बनाया जाए तो यस, उसका जवाब भी है मेरे पास। ये देखिए, अब मैंने डोमेस्टिक माइनस एनएफआईटीए किया, डोमेस्टिक माइनस एनएफआईटीए करके नेशनल इनकम बना रहा हूं। एनएफआईटीए का फॉर्मूला मैंने अपनी स्लाइड में क्या लिखाया था? पेड पहले आता है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। आप देखिए एनएफआईटीए का फॉर्मूला ब्रैकेट में मैंने लिखा फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये पे किया, माइनस रिसीव बाहर से जो कमा के लाए। उस लॉजिक से माइनस 300 माइनस माइनस करके प्लस हो गया। फिर से मेरी बात 100% प्रूव होती है यहां। अच्छा, फिर एक और सवाल आता है, चलो मैंने डोमेस्टिक का कन्वर्जन नेशनल में करके दिखाया, रिवर्स कन्वर्जन करके बताओ। रिवर्स कन्वर्जन भी कर देता हूं। रिवर्स कन्वर्जन करना है तो मुझे डोमेस्टिक इनकम निकाल के दिखानी है। कितनी है? 1000। डोमेस्टिक इनकम भी दो तरीके से निकाल के दिखानी है। पहले मैं नेशनल इनकम में एनएफआईए माइनस करूंगा, फिर नेशनल इनकम में एनएफआईटीए प्लस करूंगा। नेशनल इनकम में एनएफआईए माइनस, एनएफआईए का फॉर्मूला फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। नेशनल इनकम 1300 फॉर्मूला के हिसाब से माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 500 माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 200। 1300 माइनस 300 1000। डोमेस्टिक इनकम 1000। फिर अब मैं इस फॉर्मूला से प्रूफ करके दिखाऊं, नेशनल इनकम प्लस एनएफआईटीए, इससे प्रूफ करके दिखाऊं। यस, इससे भी प्रूफ करके दिखा सकता हूं। नेशनल इनकम प्लस एनएफआईटीए, नेशनल इनकम 1300, एनएफआईटीए का फॉर्मूला क्या बताया? पेड पहले आएगा, रिसीव्ड बाद में आएगा। पेड 200, रिसीव्ड 500। इस लिहाज से माइनस 300, 1300 में से 300 गए 1000। फिर से मेरी बात प्रूव होती है। सो दोस्तों, ये हमारा कन्वर्जन प्रोसेस वेरी 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 क्रिटिकल। हमने इस कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर जो पढ़ा वो हमने देखा कि डोमेस्टिक को नेशनल में, नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, देन नेट को ग्रॉस में एंड ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करना है। ये आपके सामने कन्वर्जन प्रोसेस हमने जो डिस्कस किया है।
नेट को ग्रॉस में ले जाना है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, ग्रॉस को नेट में लाना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। कर चुका हूं प्रूफ। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में लेके जाना है, NIT प्लस कर दो, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लेके जाना है, NIT माइनस कर दो। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में लेके जाना है, दो तरीके, अगर NFIA दिया है तो प्लस करेंगे, NFITA दिया है तो माइनस करेंगे। नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में लेके आना है, NFIA दिया होगा माइनस NFITA दिया होगा तो प्लस होगा। ये कन्वर्जन प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं अपने अगले वीडियो में नेशनल इनकम के 8 डिफरेंट एग्रीगेट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन कन्वर्जन प्रोसेस को मीनवाइल आप अपने दिमाग में बिठाएं, उनको लर्न करें। ये लर्न होंगे तो हम अपने अगले वीडियो में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के जरिए 56 फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे और माइंडेड एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। उन 56 फॉर्मूलाज में से सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के ऊपर बेस्ड होंगे, जो आप यहां पे 3 कन्वर्जन प्रोसेस आपने देखे, इन 3 कन्वर्जन प्रोसेस को आप याद कीजिए और 56 फॉर्मूलाज ऐसे आपके सॉल्व होंगे। आई होप जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहां पे एक्सप्लेन करके बताए वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।